हेलो। आज हम विलियम हेज़लित को थोड़ा सा के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। विलियम हेज़लित रोमांटिक एज के पोइट थे, एसेइस्ट थे, बहुत काम किया। 10 अप्रैल 1778 में पैदा हुए थे, मेडलैंड केंट इंग्लैंड में। और 18 सितंबर 1830 में उनकी डेथ हुई थी। वो एक इंग्लिश एसेइस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, पेंटर थे, सोशल कमेंटेटर थे, फिलोसोफर थे। उनके काम का म्यार का आप अंदाजा सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज ऑरवेल की जगह पे रख के देख सकते हैं। अपनी लाइफ के दौरान उन्होंने बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर से, पोइट्स से दोस्ती की। और एक मीटिंग थी जिसमें चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब है, स्टैंडहेल है, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स। जब वो 2 साल के थे तो उनकी फैमिली मेडस्टोन इंग्लैंड से आयरलैंड शिफ्ट हो गई। जब वो 5 साल के थे 1783 में तो उनकी फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गई। उनके वालिद का नाम भी विलियम हेजलेट ही था। तो अगर हम उनको डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो हम सीनियर हेजलेट या सीनियर विलियम हेजलेट भी कह सकते हैं, एल्डर हेजलेट भी कहा जा सकता है। सो एल्डर हेजलेट वहाँ पर लेक्चर्स देते थे डिफरेंट जगह पर यूनाइटेड स्टेट्स में। जहाँ पर वो यूनिटेरियन चर्च बोस्टन में भी अपने लेक्चर देते थे। सो यूनिटेरियन एरिया से, सेक्टर से उनके कुछ लिंक बने। जब 1786-87 में उनकी फैमिली, जब वो 7-8 साल के थे, तो फैमिली वापस आ गए इंग्लैंड में। और लेकिन चूंकि एक माइग्रेशन का एक लंबा टेन्योर था, तो हेजलिट की तालीम उसके घर पे ही हुई और फिर वहां पर जब वापस इंग्लैंड आए तो एक लोकल स्कूल में हुई। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसे पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, क्योंकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर एक ऐसे पढ़ा, जोसेफ प्रिस्टली का लिखा हुआ ऐसे था, रियॉर्स इन ब्रिहिंगम उसका नाम था। उसके फेवर में फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, जो 13 साल की उम्र में पहली बार जुलाई 1791 में पब्लिश हुआ एक न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर का नाम था श्रीव्ब्रेस क्रॉनिकल। 1793 में उनके फादर ने, जो कि एक सीनियर हेजलेट हैं, यूनिटेरियन सेमिनरी में, जहाँ पर उन्होंने, मैंने आपको बताया है कि यूएसए में भी उन्होंने लेक्चर्स दिए थे, वहाँ पर लंदन में उनको न्यू कॉलेज एट हैकनी में एडमिशन के लिए अब हैकनी का सिलेबस, कोर्स आउटलाइन, इसकी करिकुलम बहुत ब्रॉड थी और बहुत डिफरेंट थी। इस सारे एक्सपीरियंस ने, जो कि उनके डिफरेंट माइग्रेशंस में भी एक्सपीरियंस रहे, इधर से उधर शिफ्ट गए, इंग्लैंड से आयरलैंड, आयरलैंड से यूएसए, यूएसए से फिर इंग्लैंड। तो उन्होंने, उनके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ने हेजलेट का जहन एक ब्रॉड माइंड कर दिया था। तो हैकनी कॉलेज में जो उनको थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया जाता था, जो रिलीजन के बारे में था, तो हेजलिट उससे इख्तलाफ करते थे, क्योंकि हेजलिट का ये मानना था कि किसी एक बाउंड्री पे रहते हुए आप तरक्की नहीं कर सकते। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लिबरल एलिमेंट ऑफ माइंड, आपका नेचुरल टेंडेंसी, वो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाती है। सो उस नेचुरल टेंडेंसी को जहन में रखते और उसको, उसकी फेवर करते हुए, वो ह्यूमन नेचर पे आइडियाज देने लगे। फिर ह्यूमन नेचर से वो ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ चले गए। और फिर ऐसे दिन आए कि जहाँ पर उन्होंने एक पॉलिटिकल एसे पर, एक जो कि पॉलिटिकल स्टैंड पर, फिर उन्होंने एक ऐसे लिखा 1819 में। एक कलेक्शन था उनके एसेस का, जिसमें उन्होंने कहा कि आई हैव अ हेट्रेड ऑफ टायरनी एंड अ कॉन्टेम्प्ट फॉर इट्स टूल्स. I cannot sit quietly down under the claims of barefaced power, and I have tried to expose the little arts of sophistry by which they are defended. मैं नफरत करता हूँ जुल्म करने वालों को, और मुझे उन सारी चीजों से, उन सारे टूल्स से घिन आती है। मैं किसी भी ऐसे क्लेम करने वाले, ऐसी ताकत को क्लेम करने वाले के नीचे आराम से नहीं बैठ सकता। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने काम से, अपने आर्ट से इन लोगों को डिफेंड कर सकूं। 1794 में उनकी मुलाकात हुई विलियम गॉडविन से। विलियम गॉडविन भी उस वक्त पॉलिटिकल स्टैंड्स पे लिखा करते थे, और उनकी एक बुक ही पब्लिश हुई थी उसी टाइम में, पॉलिटिकल जस्टिस के नाम से। तो इसने हेजलिट के माइंड पर और ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला।
तो 1795 में जब वो वापस आए तो उन्होंने ज्यादा डीपली गॉडविन के आइडियाज को पढ़ना शुरू किया और उसको फेवर करनी शुरू कर दी। और उसको पढ़ते हुए फिर उन्होंने इंग्लिश, स्कॉटिश एंड आयरिश थिंकर्स को पढ़ा, उस लैंग्वेज को सीखा, स्पेशली जॉन लॉक, डेविड हार्टले, जॉर्ज बार्कले एंड डेविड ह्यूम, उन्हें पढ़ा। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन चूंकि चल रही थी तो फ्रेंच थिंकर्स जो थे, क्लॉड एड्रियन, हेल्वेटियस, एडवियन बॉनडिक, कैंड्रिलिक, मार्कस डी कॉन्डरसॉट एंड बैरन डी हॉलबर्ग, इन सबको उन्होंने पढ़ा और उनको इनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश की। और इस सारे टेन्योर में वो खुद एक फिलोसोफर बन गए थे। इसी पॉइंट को आगे लेके जाते हुए उन्होंने ह्यूमन माइंड और ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम किया और फिर किस तरह से सोशल रिफॉर्म्स पे काम किया, सोशल क्रिटिसिज्म दिया और सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल कहा। इस तरह के इंटेंसिव स्टडी के फोकस करते हुए गलत काम करने वालों को या जो भी नैरो उनको जहन में लगता था। इसी टाइम में उनकी रूसो से मुलाकात हो गई और रूसो भी एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर था फिलोसफी में। तो वो एक इसके बाद 1796 में, एक साल बाद, हेजलिट की मुलाकात हुई जोसेफ फॉस्टेट से। वो एक रिटायर्ड क्लर्जीमैन और प्रोमिनेंट रिफॉर्मर थे। उनके काम से हेजलिट बहुत इंस्पायर थे और ये कहा जाता है कि हेजलिट ने उनके साथ बहुत रेडिकल थिंकर्स के तौर पे काम किया और फिर उन्होंने लिटरेचर पे बहुत सारी चीजों को, लोग पोइट्स को क्रिटिक के तौर पे काम किया, क्रिटिसिज्म किया। फ्रॉम जॉन मिल्टन्स पैराडाइज टू लॉरेंस स्टर्न्स ट्रिस्टी शैंडी, तो उन्होंने सारी चीजों को क्रिटिसिज्म के तौर पे लिया क्योंकि उनका एक आइडिया जो फिलोसफी थी वो डिफरेंट थी और डेवलप हुई थी। हेजलिट ने सीनियर हेजलिट से, जो एल्डर हेजलिट है उनके वालिद, उनसे बहुत कुछ सीखा और उनको देखा क्योंकि वो भी एक लेक्चर देते थे, वो भी एक फिलोसोफर थे। और जो उनका भाई था जॉन, उसके साथ बहुत स्टडी किया। जॉन थिएटर में काम करता था और इसी थिएटर को देखते ही हेजलिट ने लंदन थिएटर वर्ल्ड में अपनी शाम में गुजारनी शुरू की, काम करना शुरू किया, उसे देखना शुरू किया, उसे ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस करना शुरू किया और फिर उसी की बेस पर उन्होंने लेक्चर देने शुरू किए। और इसी लेक्चर के दौरान ही, जो कि वो एक थेट्रिकल वर्ड को लेक्चर दे रहे थे, उनकी मुलाकात एसटी कॉलरेज से हो गई। और इसी मुलाकात ने फिर उनकी जिंदगी मजीद तब्दील कर दी और बड़ा ही इन्फ्लुएंस की जिंदगी में रहा। कॉलरेज से मुलाकात के बाद वो मजीद हेजलिट, चूंकि कॉलरेज एक पोइट थे और हेजलिट एक फिलोसोफर थे, तो अब दोनों मिलकर एक न्यू कॉम्बिनेशन फिलोसफी और पोइट का मिलकर बनने लगा। इसी तरह ही हेजलिट को चूंकि थॉमस डिक्वेंस से बहुत पसंद था, वो उनका बहुत राइटिंग को पढ़ते थे, तो उन्होंने अब इन सब को मिलाकर न्यू आइडियाज देने शुरू किए और कहा, कॉलरेज के बारे में कहा कि आई couldn't have been more delighted if I had heard the music of the spheres। म्यूजिक, उन्होंने उस नेचुरल ब्यूटी के बारे में कहा है, जो कि क्योंकि कॉलरेज नेचुरल ब्यूटी के बारे में पोएट्री करते थे तो वो इसको इंजॉय किया और इसको एडमायर किया। उन्होंने कुछ साल बाद फिर एक ऐसे लिखा जिसका नाम था माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट्स। और इसमें फिर उन्होंने कॉलरेज के साथ मुलाकात का जिक्र किया और अप्रिशिएट किया कि किस तरह से पोइट्री और फिलोसफी had met together, truth and genius had embraced under the eye and with the sanction of religion। कि किस तरह से फिर वो ट्रूथ और जीनियस आपस में दोनों की आपस में मिलाप हुआ, मुलाकात हुई और एक नई चीज रिलीजन में शामिल हो गई। हेजलिट ने अप्रैल में, उसी साल अप्रैल में, हेजलिट ने नेथन स्टोवे का विजिट किया और फिर कॉलरेज के थ्रू ही उनकी मुलाकात विलियम वर्ड्सवर्थ से हुई और जिसने एक नई तब्दीली और नया चेंज उनकी लाइफ में लेकर आया। और इस बात को विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलने के बाद उन्होंने कहा, हेजलिट का लिखना है कि विद व्हाट आईज दीज पोएट्स सी नेचर, किन आंखों के साथ ये लोग नेचर को देख लेते हैं, क्योंकि क्योंकि दैट वाज वेरी एडमायरिंग। और फिर उसने लिरिकल बैलेट्स को पढ़ा और उसको अप्रिशिएट किया और उसने कहा कि ये ट्रू पोएट, दिस इज द माइंड ऑफ अ ट्रू पोएट। और उसकी उसकी कोटेशन ये है कि वो कहता है कि द सेंस ऑफ अ न्यू स्टाइल एंड अ न्यू स्पिरिट इन पोएट्री केम ओवर मी। क्योंकि कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ दोनों से उसका की मुलाकात थी, डिस्कशन थी, डिबेट थी, तो उसने एक इन्फ्लुएंस था होने लगा उसके ऊपर पोइट्री का। और उसने सेंस ऑफ स्टाइल और न्यू स्पिरिट का 1812 में एक न्यूज़पेपर
था द मॉर्निंग क्रॉनिकल। उसमें हेजलिट की जॉब हो गई थी एज पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के तौर पर। और वहाँ उसकी मुलाकात हुई जॉन हंट से, जो पब्लिशर थे वहाँ पे, और ले हंट से, जो कि जॉन हंट का भाई है और एक पोइट एसिस्ट रहा है हमारी हिस्ट्री में, लिटरेचर में। सो उससे हेजलिट के आइडियाज मजीद ब्रॉड होते गए। उससे तकरीबन 1 साल पहले ही, जब लंदन में, यॉर्क स्ट्रीट, वेस्टमिंस्टर लंदन में घर लिया हेजलिट ने, तो उनके जो लैंडलॉर्ड थे, जो मालिक मकान थे, वो सोशल रिफॉर्मर थे, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का बड़ा नाम था उस वक्त भी, वो एक फिलोसोफर थे। तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे हेजलिट जेरेमी बेंथम से, और उनके इन्फ्लुएंशियल में उन्होंने जॉन मिल्टन को पढ़ना शुरू किया और जेरेमी बेंथम को पढ़ना शुरू किया, और फिर इन दोनों पे बहुत लिखा। उन्होंने सभी पोइट की तारीफ की है, लेकिन ये कहा जाता है कि सिर्फ शेक्सपियर के बारे में उन्होंने काफी क्रिटिसिज्म किया है। हेजलिट के फिर एडमायरर्स बढ़ते गए, क्योंकि उनका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, उनकी लिबरल आइडियाज जो थे वो अप्रिशिएटिंग होती गई। फिर 1816 में उनकी मुलाकात जॉन कीट्स से हुई। फिर कीट्स के से दोस्ती के बाद उनके काम में मजीद डिफ्रेंसिएशन आती गई, और ये कहा जाता है कि कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी का बहुत असर था उनके काम में, और हेजलिट ने इसको भी काफी इन्फ्लुएंशियल लिया। और अगर हम कीवर्ड्स देखें हेजलिट के, तो सबसे पहले टेबल टॉक है हमारे पास, 1821 में लिखा गया। ये एसेस का ऐसा कलेक्शन है जो लिटरेचर, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, आर्ट, डिफरेंट के बारे में ऐसे दिया जाता है, और ये उसका बहुत एविडेंट है उसकी इंसाइट्स का, कि किस तरह से आप उसकी डिस्टिंक्टिव वॉइस को नोट कर सकते हैं उनके इस एसेस में। स्पिरिट ऑफ द एज 1825 में लिखी गई थी। ये एक कलेक्शन है कैरेक्टर स्केचिंग का, किसने डिफरेंट कैरेक्टर स्केच किया है, बहुत ही क्रिटिकल पोर्ट्रे किया है, विविड इमेजरीज दी हैं अपने कॉन्टेम्परेरीज की, कॉन्टेम्परेरी पोइट्स की, राइटर्स की, एंड इवन पब्लिक फिगर्स की। 1818 में एक बुक पब्लिश हुई थी, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट्स पर। ये लेक्चर्स पर मुश्तमिल एक किताब है, जिसमें मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट्स हैं उनकी लाइफ और उनके काम का विलियम हेजलिट ने पर्सनल इंटरप्रिटेशन किया है। ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग 1826 में पब्लिश हुई थी। ये एक ऐसे है, और ये ऐसे हमें डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस की, उसकी हेट्रेड, लव, सिंसियरिटी, सेल्फिशनेस, सबकी एक कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करता है। हैजलिट की डीप अंडरस्टैंडिंग जो साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर को लेकर, इतनी ऑब्जर्वेशन और इतने लोगों से की इन्फ्लुएंशियल उसकी जो काम में, राइटिंग में था, वो सारा इस काम। 19th सेंचुरी के बाद विलियम हेजलिट को इतनी कोई पॉपुलैरिटी, को रेपुटेशन नहीं मिला था, लेकिन 1990 में उसकी पॉपुलैरिटी, एडमायरर, उसके फॉलोअर्स ने इसको रीप्रिंट करवाया, उसके काम को दोबारा। खासकर टॉम पॉलिन ने 1998 में इसका एक काम को कंपाइल किया, एक बुक पब्लिश हुई, द डे स्टार ऑफ लिबर्टी, विलियम हेजलिट्स रेडिकल स्टाइल। फिर सन 2000 में एसी ग्रेलिन की एक बुक थी, द वर्ल्ड ऑफ द एज, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ विलियम हैजलिट, ये पब्लिश हुई। फिर 2003 में हम देखते हैं कि हैजलिट के नाम की एक सोसाइटी इनॉग्रेट की गई, उसका इफ्तिताह किया गया, और सोसाइटी का एनुअल पीयर्ड रिव्यूड जर्नल भी पब्लिश हुआ, जारी होने लगा हैजलिट रिव्यू के नाम से। फिर जोनाथन बेट का एक नॉवल है द क्योर फॉर लव, 1998 में पब्लिश हुआ था, हम उसको भी देखते हैं, वो भी हैजलिट की बाय गया है। होपफुली कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो